चलिए भाई, आज मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। पिछले क्लास के जो दावा आपत्ति के वीडियो में एक क्वेश्चन हमसे छूट गया था, जो कि सीजी सेट 2024 के लाइफ साइंस के सेट ए का क्वेश्चन था। सेट ए में 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे इंक्लूड्स। ठीक, तो इसमें जो आंसर लिया उसने 4 ऑप्शन दिया है, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, एनएफ के बी, दूसरा ऑप्शन नॉच पाथवे, तीसरा ऑप्शन वेंट पाथवे, चौथा ऑप्शन साइक्लिक एमपी सिग्नलिंग पाथवे। उन्होंने जो ऑप्शन लिया है वो लिया है साइक्लिक एमपी सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, साइक्लिक एमपी सिग्नलिंग पाथवे लिया है, हम मानते हैं। देख लेते हैं उसका भी कैसा है। उसके द्वारा लिया गया आंसर ये देखिए, वो दिया है लेलिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के 4th एडिशन की। यदि किसी के पास किताब होगा तो उसमें दिया है पेज नंबर 436 में जो डायग्राम दिख रहा है, देखिए ये कोई एक जीपीसीआर है, जीपीसीआर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसमें जी प्रोटीन अल्फा बीटा गामा सब यूनिट है। जैसे ही एपिनेफ्रिन बाइंड होता है, इधर से कन्फर्मेशनल चेंज होती है, जी अल्फा अलग हो जाता है जीटीपी के साथ, और ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव करता है, और ये एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देता है। और ये साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। प्रोटीन काइनेज ए फिर अलग अलग साइटोस्केलेटल प्रोटीन को एक्टिव करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आगे की प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है और जीन को एक्टिव कर देती है, रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलेट कर देती है। ठीक, ये इसके आधार पर उन्होंने आंसर किसको लिया, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के आधार पर उन्होंने आंसर लिया किसको, साइक्लिक एमपी सिग्नलिंग को। ये क्योंकि सेल के अंदर चल रहा सिग्नलिंग है, इसलिए उन्होंने साइक्लिक एमपी सिग्नलिंग को आंसर लिया। ठीक है, मानते हैं इसको। लेकिन यदि हम देखें तो हमारे पास न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी पाथवे भी है, जो कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चलाता है, ये भी है। और उसका प्रूफ हम देते हैं, देखिए इसका प्रूफ देते हैं हम लोग। ये लॉडिस की बुक है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का 5th एडिशन, ये 5वां नंबर का एडिशन है अगर आप देखें तो। ठीक, चलिए देखें पेज नंबर 602, चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है सिग्नलिंग पाथवे दैट कंट्रोल जीन एक्टिविटी। और यहाँ पर न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी के बारे में पूरी कहानी दी हुई है। ये चलिए मैं इसको बहुत ही सरसरी तौर पर सिग्नलिंग को समझा दूं, ताकि आपको एक मोटा मोटी समझ में आ जाए हम बोलना क्या चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इंटरल्यूकिन रिसेप्टर था, इधर टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर था। चाहे इंटरल्यूकिन 1 बाइंड हो जाए अपने रिसेप्टर में, ये बाइंड हो जाए, या टीएनएफ अल्फा अपने रिसेप्टर में बाइंड हो जाए। फाइनली TAK1, ये भी एक प्रकार का काइनेज है, उसको एक्टिव कर देते हैं। ये क्या करता है, इनहिबिटर कप्पा बी काइनेज जो पहले इनएक्टिव पड़ा रहता था ना, उसको एक्टिव कर देते हैं। ठीक, और ये IKB काइनेज ये डायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन पड़ने पर भी एक्टिव होती है। कौन से मैकेनिज्म से एक्टिव होती है, वो अननोन मैकेनिज्म है। मतलब ये तीनों तरीके से हम इनहिबिटर कप्पा बी काइनेज को एक्टिव करते हैं। ठीक, तो ये यदि एक्टिव हो गया, आगे क्या करेगा। अब तक क्या कहानी चल रहा था, साइटोसोल में क्या था, देखिए कि न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ना, ये P50 P65, ये दोनों मिला के न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी कहलाते हैं। इनको रोक के रखने वाला एक इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर कप्पा बी। नाम क्या है उसका, इनहिबिटर कप्पा बी। देख लीजिए आप, ये IKB लिखा हुआ देखें तो ये इनहिबिटर है, इन न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी को रोक के रखा है, ये न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी है। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस की वजह से, इन तीनों के किसी की वजह से जब ये एक्टिव हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये काइनेज है भाई, तो सीधा फास्फोराइलेशन करना शुरू कर देता है, और ये इनहिबिटर कप्पा बी को फास्फेट जोड़ देता है। फास्फेट जैसे जुड़ जाता है, उसके पीछे पीछे कौन आता है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। देखिए पीछे पीछे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया, फास्फेट जोड़ करके इस इनहिबिटर कप्पा बी को हटा देता है वहाँ से, और प्रोटियाजोमल कॉम्प्लेक्स में लेकर के उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो फ्री एंड एक्टिव कौन हो गया, P50 एंड 65।
ये स्वतंत्र हो गए, अब इसको रोकने वाला ही इनहिबिट हो गया है, टूट गया है, इतना खत्म हो गया। तो जो बचा न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, वो फ्री एंड एक्टिव हो गया। ठीक, जब ये फ्री एंड एक्टिव का देखिए ये पूरी कहानी हुई। देखिए तो IKB के ऊपर फास्फेट जुड़ा, उसके ऊपर E3 यूबिक्विटिन लाइगेज जुड़ा, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज बहुत सारा यूबिक्विटिन टैग जोड़ता है, ये पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन किया था। देखिए ये पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन करने के बाद इसको प्रोटीजोमल कॉम्प्लेक्स, ठीक, प्रोटीजोमल कॉम्प्लेक्स में इसको 26 एज प्रोटीजोमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहाँ पे लेके उसको तोड़ दिया जाता है। तो फ्री एंड एक्टिव कौन हो गया? न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, ये हो गया। अब ये सीधा चला जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। देखिए अब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल रहता है इसमें, इसी के चलते न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, बाकी चीज़ को यहाँ पर जाके एक्टिव कर देता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा भी इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग नहीं चला रहा है? बिल्कुल चला रहा है, ये भी तो सेल के अंदर चल रहा है, ये तो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर चला जा रहा है। साइक्लिक एमपी तो कम से कम साइटोसोल तक था, ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही चला गया। ठीक, तो ये भी तो इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चला रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आंसर तो साइक्लिक एमपी भी है उन्होंने जो लिया, और NF-kB भी है, और दोनों में से एक चुनना था तो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा भी तो बेहतर आंसर है, क्योंकि ये साइटोसोल में एक्टिव होकर के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। ठीक, अब रही बात बाकी दोनों की, नॉच पाथवे और वेंट पाथवे में। ये जो नॉच और वेंट होता है क्या होता है, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए आप यहाँ पे, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो क्या होता है, एक सेल में जो मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन लगा होता है जो रिसेप्टर की तरह, लाइगेंड की तरह काम करता है, उसको बोलते हो डेल्टा, DELTA है डेल्टा। इसके लिए रिसेप्टर की तरह काम करने वाला उसके आसपास जो सेल होता है ये है नॉच। तो नॉच तो एक प्रकार का रिसेप्टर हो गया, ये नॉच है, नॉच किसकी तरह हो गया? रिसेप्टर की तरह। तो वास्तव में ये सिग्नलिंग में इंटरमीडिएट्स की तरह काम नहीं करता है, ये तो एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो इसको एक बार के लिए आप हटा सकते हो, लेकिन इससे आगे होने वाली सिग्नलिंग वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग चलती है, भले उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं होता है साइटोसोल में। ठीक, क्योंकि ये सेल सरफेस पर पाई जाती है और सिग्नलिंग सेल के अंदर चलता है, लेकिन इतना याद रखना इसकी वजह से भी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चलता है। चलिए दूसरी बात करें वेंट पाथवे की। हमारे पास मान लीजिए ये एक दूसरे प्रकार का सेल है, ये यहाँ से एक कंपोनेंट निकल रहा है जिसका नाम है वेंट प्रोटीन। ये वेंट प्रोटीन जाके अपने आसपास का जो सेल होगा उस सेल में जो रिसेप्टर होगा उस रिसेप्टर में बाइंड हो जाएगा। देखिए रिसेप्टर में बाइंड हो गई ये, और आगे वेंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग चलाएगा। तो भाई ये वेंट तो जो अभी पिंक कलर से बनाए हूँ, ये वेंट तो एक प्रकार का लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, ये अंदर तो वास्तव में नहीं जा रहा है, ये तो सेल सरफेस पे ही रह जा रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, वेंट एक प्रकार का लाइगेंड है, नॉच एक प्रकार का रिसेप्टर है जो खुद साइटोसोल में नहीं है दोनों, तो इसलिए इस दोनों को आप आंसर से हटा सकते हो। लेकिन याद रहे दोनों की वजह से इंट्रासेलुलर पाथवे चलता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चलता है। हाँ, रही बात NF-kB और साइक्लिक एमपी की, इन दोनों में से एक चुनना था तो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा भी बेहतर आंसर होगा, क्योंकि वो खुद न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाता है, और साइक्लिक एमपी तो केवल सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक, तो इसीलिए चूंकि उसने साइक्लिक एमपी का आंसर लिया है, तो जो लोग साइक्लिक एमपी के अलावा न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी को आंसर मारे होंगे, टिक लगाए होंगे, तो वो इसको आप प्रूफ मान करके इस PDF को आप अपना दावा आपत्ति लगा सकते हैं। और दावा आपत्ति लगाने के लिए आपके पास कल तक का समय है, 9 तारीख तक का, 9 सितंबर 2024 तक का समय है। हो सकता है कि कल के डेट में फिर आगे बढ़ जाए, लेकिन अब तक तो डेट नहीं बढ़ाया हुआ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके दावा आपत्ति लगा दें। आपको पता होगा प्रत्येक दावा आपत्ति के लिए 50 रुपये की शुल्क लगती है। अगर आपका दावा आपत्ति का क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपके पैसे आपके अकाउंट पे रिफंड किया जाता है, रिफंड हो जाता है। ठीक है, इसका PDF हमारे लाइफ साइंस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो
हमारे पहले का जो इसका वीडियो था, दावा आपत्ति का जो प्रूफ वाला, प्रमाण वाला जो वीडियो था, उसमें वीडियो के आखिरी में मैंने व्हाट्सएप का बार कोड का फ़ोटो डाल दिया था। आप वहाँ पर अपने व्हाट्सएप के कैमरे से स्कैन करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, वो इस ग्रुप को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।